हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे। सो आज का चैप्टर रहेगा बाइनोमियल थ्योरम। सेम सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। आईआईटी जेईई मेंस जनवरी 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, और ये हमारा है फोर्थ टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम। इससे पहले मैं 3 करवा चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे या जो इंटरेस्टेड है वो क्वेश्चंस करने के, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, आसान, बस थोड़ा सा लेंथी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है। क्या बोला है? गिव द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 30 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स होल रेज टू पावर 6, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 7 एंड 1 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 8 इज अल्फा, देन मोड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू। और इसने बोला है कि x जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है। तो मुझे अल्फा यानी इसका कोफिशिएंट बताना है और उसका मोड बताना है अल्टीमेटली। तो अगर भाई नेगेटिव आए तो उसको बोल देना साइन हटा के। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको देनी है कोफिशिएंट की, सिर्फ ये बोला गया है। सो देखो क्या किया जाए। बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रैकेट दिख रही है ना, इसमें एलसीएम ले लो। एक्स क्या आएगा एलसीएम? तो यानी मैं इस ब्रैकेट को क्या ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज योर 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 6। ये सुनो, मैंने यहाँ पे एक्स को एलसीएम लिया और पावर को अलग अलग कर दिया। बाकी टर्म्स आपके एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 7 और 1 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 8। होप सो यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसने बोला कि इस एक्सपेंशन में मुझे एक्स रेज टू पावर 30 का कोफिशिएंट चाहिए। क्या चाहिए? एक्स रेज टू पावर 30। अगर मुझे एक्स रेज टू पावर 30 का कोफिशिएंट चाहिए तो ध्यान से देखो क्या होने वाला है। एक्चुअली में नीचे क्या लिखा हुआ है? अब बोलोगे सर एक्स रेज टू पावर 6 और इसका कोफिशिएंट है 1। अच्छी बात ये है। ठीक है। क्या है? एक्स रेज टू पावर 6। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट यानी यहां से जो कोफिशिएंट निकले वो एक्स रेज टू पावर 30 का हो सकता है। अब बोलोगे सर इस न्यूमरेटर से अगर मुझे एक्स रेज टू पावर 36 मिले, नीचे मेरे पास एक्स रेज टू पावर 6 है, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली आपको एक्स रेज टू पावर 30 मिलेगा। इसके साथ जो भी टर्म होगी वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है। चीजें समझ में आ गई? इसका मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि मैं इस पूरी टर्म से एक्स रेज टू पावर 30 का कोफिशिएंट निकालूं, या फिर मैं ये बोल दूं कि सर मैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 7 एंड 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 8, यहां से एक्स रेज टू पावर 36 का कोफिशिएंट निकालो। क्या दोनों बातें एक ही है? क्योंकि ये 36 का आएगा, उसको एक्स रेज टू पावर 6 से डिवाइड करो, अल्टीमेटली आप यहीं पहुंच जाओगे। तो दोनों बातें एक ही है, मैंने इसको ऐसे बोल दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ? इसको लेके घूमने की झंझट खत्म हो गया। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ? नाउ वी नीड टू फाइंड दिस कि भाई एक्स रेज टू पावर 36 कैसे आएगी, उसके आगे जो भी टर्म आएगी वो कोफिशिएंट होगा, उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। अगर आप फर्स्ट बाइनोमियल टर्म को देखोगे, इसको 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 6 है, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आप बोलोगे सर यहां से मुझे एक्स रेज टू पावर 0 मिलेगा सबसे पहले, फिर एक्स रेज टू पावर 1, इनके आगे कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, उनको मैंने लिख रहा। जो एक्स की पावर है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एक्स की पावर 2 मिलेगी, ऐसे करते करते एक्स रेज टू पावर 6 तक जाएगा मैक्सिमम। ये ऐसे कुछ मिलने वाला है। इन द सेकेंड वन व्हाट यू गेट एक्स की पावर 0, फिर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर जब पावर 1 हो जाएगी, फिर मिलेगा एक्स रेज टू पावर 4, ऐसे करते करते एक्स रेज टू पावर 14 तक जाएगा मैक्सिमम। क्योंकि ये पावर 7 है, इसकी पावर 2 है, 7 टू 14। ध्यान से देखो यहाँ पे जो पावर है वो 2 के मल्टीपल की फॉर्म में मिलेगी आपको। सिमिलरली इन द थर्ड वन आपको जो पावर मिलेगी वो 0, 3, 6, ऐसे करते करते 24 यानी मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में मिलेगी। एक्स की पावर की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो मुझे एक्स रेज टू पावर 36 का कोफिशिएंट चाहिए। मतलब क्या होगा कि यहां से कुछ एक्स की पावर निकल के आएगी, लेट बी मैं मान लेता हूं R1। यहां से भी एक टर्म निकल के आएगी जहां पे एक्स की पावर क्या होगी, लेट बी डिस, मैं इसको लिख दूं 2R2, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में होगी। सिमिलरली इन द थर्ड वन हमारे पास होगा एक्स रेज टू पावर 3R3 की फॉर्म में, 3 के मल्टीपल की फॉर्म में होगी। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर ऐड होगी और इनके आगे जो भी टर्म लिखी होगी, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होके आपको एक कोफिशिएंट दे देगी और एक्स रेज टू पावर अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगी कि 36 बन जाएगी। ठीक है। मतलब R1 प्लस 2R2 प्लस 3R3 ये अल्टीमेटली इक्वल टू 36 होगा। बस मुझे यही चीजें ढूंढनी है। ठीक है। मुझे यही चीजें ढूंढनी है कि कब इनकी पावर यानी इनकी कौन कौन सी मैं पावर लूं ताकि उनका सम जो है इस फॉर्म में आकर के इस इक्वेशन में रखने पे मुझे सम 36 दे दे, वो चीज ढूंढना है। ठीक है। अब मैंने इसको 3R3 लिखने का, देखो चीजें आसान है मेरे लिए।
कि जब मुझे ये पता होगा कि मुझे मान लो यहाँ पे 8 रखना है, तो 8 3 जा 24, तो अब मैं इजीली बता सकता हूँ कि इस टर्म से कोफिशिएंट क्या होगा। सर इसकी 8th टर्म यानी 8C8, 9th टर्म आप बोल सकते हो कि 8C8, उसके आगे जो भी चीज़ें आएंगी वो सारा होगा। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख दिया और x की पावर ऐसे आ जाएगी। दैट्स वाई मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो अल्टीमेटली ये चीज़ समझने वाली थी, समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। नहीं आई इसका मतलब बाइनोमियल का आपका बेसिक्स वीक है, तो उसको थोड़ा सा जाके ठीक करो। ठीक है, होप सो क्लियर। सो ये आने के बाद अब मुझे R1 R2 और R3 की ऐसी वैल्यूज देखनी है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, बस वही गेम है सारा। वो हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ केस नंबर 1 के बारे में कि इनको सोचना कैसे है, थॉट प्रोसेस कैसे आना चाहिए आपके दिमाग में। वो मुझे वैल्यू चाहिए R1 की, मुझे वैल्यू चाहिए R2 की, मुझे वैल्यू चाहिए R3 की। ये वैल्यूज कैसे आएगी, कैसे सोचा जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करो, देखो मैं आपसे सीधा सा पूछता हूँ कि भाई R1 की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो। सोचो बताओ। सर R1 की वैल्यू मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में जब आप इसको एक्सपेंड करोगे x की पावर क्या क्या आएगी, आप बोलोगे सर 0 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम, वही आपका डायरेक्टली R होगा। x इस बार R इससे निकलने वाला है, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू मैक्सिमम 0 से लेकर 6 तक जा सकती है। R2 की वैल्यू कहां तक जाएगी, सर ये पावर है 7, तो R2 की वैल्यू 0 से 7 तक जा सकती है। लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू मेरी x रेज़्ड पावर 2R2 की फॉर्म में होगा, यानी 7 2 14, मैक्सिमम क्या जा सकता है 14 तक जा सकती है पावर, लेकिन R2 की वैल्यू 7 तक। सिमिलरली R3 की वैल्यू 8 तक, मैक्सिमम पावर x की 24 जा सकती है इस ब्रैकेट से। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूं, मैं इन तीनों में से एक को फिक्स कर देता हूं। किसी एक को फिक्स कर दो, तो मैं जाता हूं R3 के साथ और मैंने बोला इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकती है, मैंने उसको कर दिया फिक्स। जब मैंने R3 को 8 फिक्स किया, तो इस ब्रैकेट में जब R3 की वैल्यू रखोगे तो 8 3 जा 24, तो यानी R1 प्लस 2R2, और जब ये 24 उधर जाएगा 36 माइनस 24, तो आपके पास बचेगा 12। यानी अब मुझे R1 और R2 की दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका सम क्या मिल जाए, 12 मिल जाए। अब गेम आपके हाथ में, एक को सोचो दूसरा ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा। जैसे मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि सर क्यों ना मैं R2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप बोलोगे 7। क्या मैं R2 की वैल्यू 7 रख दूं, ट्राई करो। 7 2 जा 14, भाई R1 प्लस 14 इक्वल टू 12, ऐसा पॉसिबल है क्या, तब पॉसिबल है जब R1 नेगेटिव हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। R1 की वैल्यू 0 से 6 तक जा सकती है, इसका मतलब R2 की वैल्यू 7 वैलिड नहीं है। क्या मैं R2 की वैल्यू 6 रख सकता हूं, ट्राई करते हैं। 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, 12 इक्वल टू 12 है, इसका मतलब R1 क्या होना चाहिए 0। क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस ये कॉम्बिनेशन आपको ढूंढते जाना है। अगेन मैंने इसको 8 ही रखा, फिर से मुझे सम 12 ही चाहिए, तो अब मैंने यहाँ 6 रख दिया था। क्या मैं यहाँ पे एक कम करके 5 रख दूं, बिल्कुल सर। 5 2 जा 10, यानी R1 की वैल्यू मुझे अगर 2 मिल जाए तो बात बन जाएगी 12। ठीक है, इस ब्रैकेट में रखना है 5 को। 5 2 जा 10 प्लस 2 12, इसको मैंने फिर से 8 ही रखा, इसको एक और कम किया 4, 4 2 जा 8, अब मुझे चाहिए 4। सिमिलरली इसको मैंने फिक्स रखा 8, यहाँ मुझे चाहिए एक और कम कर दिया मैंने 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 होता है 12। बस इसके आगे जा सकते हैं क्या, ट्राई करके देखो। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, 2 2 जा, मैंने मान लो यहाँ पे 2 रखा, ये 8 ही रखा मैंने, तो 2 2 जा आप बोलोगे 4, 4 में क्या ऐड करो 12 मिल जाए। आप बोलोगे सर R1 की वैल्यू 8 होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि R1 की मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है। ठीक है, तो मतलब ये वाला केस वैलिड नहीं है। ठीक है, तो केस 1 में जब R3 की वैल्यू मैंने 8 फिक्स की, तो ये केसेस बन सकते हैं टोटल। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मैं बोलता हूं केस नंबर 2। केस नंबर 2 मतलब किसी एक को फिक्स करना है। तो फिर से अब देखो, अब यहाँ पे ये दिमाग मत लगा लेना। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं ना कि सर किसी, आपने बोला किसी को फिक्स कर लो, चाहे R1 को कर लो, R2 को कर लो, R3 को। आपने R3 को किया, मैं R1 को करना चाहता हूँ। ध्यान रहे, अगर R1 को फिक्स करना है तो यहाँ फिक्स करो, फिर दूसरे केस में, हर केस में R1 ही फिक्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि इसमें R3 कर दिया, इसमें R1 फिक्स कर रहे हो, तो फिर आपको पॉसिबिलिटीज है कि मल्टीपल वैल्यूज मिल जाएगी आपको। ठीक है, या तो कुछ मिस कर जाओगे आप, या कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, या डबल ऐड कर दोगे, ट्रिपल ऐड कर दोगे, ऐसा हो जाएगा। तो केस 2 में मैंने R3 को पहले फिक्स किया था मैक्सिमम वैल्यू 8, अब मैं इसको 7 लिख देता हूं। जैसे मैंने इसको 7 लिखा, इसको हटा लेते हैं थोड़ा, सॉरी। जैसे मैंने इसको 7 रखा, तो अब मुझे बताइए 7 3 जगह 21, 21 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 प्लस 2R2, मेरे पास क्या मिलना चाहिए, आप बोलोगे सर 15। 21 जब माइनस करोगे 15, इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए 15। तो बस स्टार्ट कर दो। सर R2 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 7, मैंने रख दी। 7 2 जा 14, 14 में एक ऐड कर दो, मिल जाएगा 15। अगेन मैंने 7 को फिक्स रखा, मुझे दोनों का सम 15 चाहिए। अब मैंने इसको एक कम कर दिया 6 12, तो यहाँ मुझे चाहिए 3। इसको 7 फिक्स रखा, यहाँ मैंने 5 रखा, 5 2 जा 10, मुझे 5 चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगा। इसको मैंने फिर 7 फिक्स रखा, यहाँ 4 रखा,
4 टू जा 8, 8 प्लस 7 होता है 15, R1 की वैल्यू 7 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब केस खत्म हो चुके हैं, मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा था यहाँ। दिस इज योर केस नंबर 2। चलो अब बोलोगे सर कितने केस बन सकते हैं ऐसे, तो बहुत बन सकते हैं, बट डोंट वरी ये लास्ट होगा। देखो यहाँ 4 थे, यहाँ 3 हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या करोगे, R3 को फिक्स करना है तो इसको एक कम कर दिया 6। अब 6 3 जा 18, 18 36 माइनस 18 करोगे तो आपको मिलेगा 18, यानी अब R1 प्लस 2 R2 का सम 18 मिलना चाहिए। सबसे पहले मैंने मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट किया 7, 7 टू जा 14, अब R1 की वैल्यू 4 ले आइए 18 बन जाएगा। इसको 6 फिक्स रखा, इसको मैंने 6 कर दिया, 6 टू जा 12, 12 प्लस 6 होता है 18, तो इसको मैंने 6 कर दिया। कि इसके आगे पॉसिबल है, देखो R1 की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, तो जैसे ही आप इसको कम करने वाले, क्योंकि ये फिक्स है, इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, तो मतलब इसके आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या केस नंबर 4 हो सकता है, ट्राई करके देखो। अगर मैं R3 की वैल्यू 5 फिक्स करता हूं तो 5 3 ये हो जाएगा 15, 36 माइनस 15 मतलब ये बनेगा 21। वैल्यूज पुट करके देखो, R2 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 7, 7 टू जा 14, 14 में क्या ऐड करूँ कि 21 मिले, आप बोलोगे 7। R1 की वैल्यू क्या 7 पॉसिबल है, नहीं। तो मतलब जितने केसेस बनने थे वो बन चुके, दैट्स इट। तो इसीलिए मैंने R3 की मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट किया। आप चाहते तो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट कर सकते थे, बट ये चीज़ें आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ आएगी कि क्या, कब और कैसे लेना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ आती है। ठीक है भाई, आप चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा करते हैं इसमें। अब बस मुझे इनके बायनोमियल कोफिशिएंट को लिखना है और उनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्योंकि देखो ये चीजें लिखने से मुझे x की पावर कंफर्म है कि जो चाहिए वो आएगी, यानी x की पावर 36 मिलेगी मुझे यहाँ से, बट मुझे कोफिशिएंट चाहिए। तो ये एक्चुअली में क्या होने वाला है, ये एक्चुअली में ऐसा कुछ होने वाला है कि पहली टर्म से ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है, मतलब कोफिशिएंट मिलेगा, और ये पावर 6 वाला है तो यहाँ से मिलेगा 6 से 0 वाली टर्म, ठीक है। सॉरी, इसको पूरा लिख के बता देता हूँ, एक को सिर्फ मैं, बाकी को नहीं लिखूंगा। ये 6 से 0, और यहाँ पे x की पावर क्या होगी, 0 होगी, इनटू सेकंड ब्रैकेट से ये निकलेगा पावर 6, यानी ये मिलेगा 7c6 x की पावर 6। थर्ड ब्रैकेट से मिलेगा ये 8, यानी आपको मिलेगा 8c8 और x की पावर 8, ठीक है। ऑप्शन सिंपल, सॉरी x की पावर 8 नहीं होगी, मैंने एक गड़बड़ कर दिया। ये 8 3 जा 24 होगी ना, क्योंकि भाई ये x क्यूब है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे ये होगी 12। इन सबको ऐड करके देखो 36 मिलेगी। मुझे सिर्फ कॉफिशिएंट चाहिए, यानी इस x की वैल्यू अब 1 रख दीजिए तो ये गायब हो जाएगा अल्टीमेटली, यानी मुझे सिर्फ इन कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात ये, ठीक है। ये करोगे एक पावर, अब नेक्स्ट कॉफिशिएंट जब आप निकालोगे तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा, इसमें ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एक पावर निकल चुकी है x रेज़ टू पावर 36। जैसे मैं आपसे पूछूं कि x² प्लस 3x² प्लस 7, इसमें x² का कॉफिशिएंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, इनके जो कॉफिशिएंट उनको ऐड करोगे, तो वही है इस टर्म में और इस टर्म में जो कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे प्लस साइन होने वाला पीछे, ठीक है। तो होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ और हम बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया तो सिर्फ कैलकुलेशन बची है भाई। इसका कॉफिशिएंट 6 से 0, अब देखो ध्यान से, यहाँ 6 है भाई, यहाँ 7 है, ये 8 है, ये n की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम पावर 8 है, 7 है और 6 है, बस यहाँ से चाहिए, तो 6 से 0 चाहिए इनटू 7 से 6 चाहिए इनटू 8 से 8 चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात एक और भी है, यहाँ पे ध्यान देखो, ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो मतलब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जितनी भी ऑड पावर वाली टर्म, यानी ये जो r है, ये जहां पे भी ऑड दिखेगा वो नेगेटिव होगा। तो देखो पहले 4 केसेस में तो सोचने की जरूरत नहीं, सारे 8 है मतलब पॉजिटिव है, अगले वालों में तीनों ऑड है मतलब नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे इवन है मतलब पॉजिटिव आएगा। बस फटाफट से करो, प्लस यहाँ पे क्या होगा, अब लोग से 6c2 इंटू 7c5 इंटू 8c8। द नेक्स्ट वन इससे लोगे तो प्लस 6c4 7c4 into 8c8। The next one is again 6c6 है आपके पास, 7c3 है और 8c8। अब ये देखो 7 मैंने बता दी नेगेटिव साइन आएगा तीनों में, तो सोचने की जरूरत नहीं, फटाफट नेगेटिव लगा तो सॉल्व करो। इस 6 में से 1 निकालोगे 6c1, 7 में से 7 चाहिए और 8 में से 7 चाहिए, 8 से 7, सॉरी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज 3, तो 6 में से 3 चाहिए, 6 में से 6 चाहिए, और सॉरी 7 में से 6 चाहिए और 8 में से 7 चाहिए। लास्ट वन इज दिस, सो 6 में से 5 चाहिए इंटू 7c5 इंटू 8c7 प्लस 6c4 इंटू, वैसे कर सकते हो यार खुद ही अब तो, 8c6, ठीक है, प्लस 6c6 7c6 एंड 8c6। बस इसको सबको सॉल्व करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट जो पूरा वो कर देना। इसका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 678, यानी ये अल्फा की वैल्यू होगी। अब आपसे पूछा गया मोड ऑफ अल्फा,
ठीक है, ये आई थिंक मेरे नीचे आ रहा होगा। तो अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ अगेन। ये जो आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा अल्फा इज इक्वल टू -678, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 36, यानी एक्स रेज टू 13 द फाइनल क्वेश्चन इज -678। तो मुझे चाहिए मोड ऑफ अल्फा, मतलब आंसर इज 678। दैट्स माय आंसर। ऑप्शन सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आई थिंक कर सकते हो यार। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान। लेट m and n be the coefficient of 7th and 13th term respectively in the expansion of this and this। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में 7th और 13th टर्म के कोफिशिएंट जो है वो है m और n। तो मुझे n बाई एम रेस्ट पावर 1/3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आई थिंक बहुत आसान है यार ये तो। अगर मैं आपसे पूछूं कि T7 क्या होगी, आप बोलोगे सर हम इसको लिखेंगे T6 + 1, यानी r की वैल्यू यहाँ पे होगी 6। तो टर्म कैसे लिखेंगे, n की वैल्यू है 18, तो 18C6 फर्स्ट टर्म दैट इज 1/3 x रेस्ट पावर 1/3 होल रेस्ट पावर क्या होगा n माइनस r, मतलब 18 - 6 दैट इज 12। सेकेंड टर्म इज 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स रेस्ट पावर 2/3 और इसकी पावर r मतलब 6। अब देखो जिन बच्चों को अच्छे से आता है वो डायरेक्टली बोल सकते थे बाइनोमियल कोएफिशिएंट सर x मत लिखो यहाँ पे, x हटा दो, या फिर मैं बोल दूँ कि x की वैल्यू 1 रख दो। तो अगर मुझे m की वैल्यू चाहिए, 7th टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए, तो x की वैल्यू 1 रख दो। तो ये अल्टीमेटली 18C6 1/3 रेस्ट पावर ये हो जाएगा 12 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 रेस्ट पावर 6। ठीक है, तो ये बन गया m आपका। ठीक है, सिमिलरली आपको चाहिए 13th टर्म, तो आप बोलोगे T12 + 1 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे यार ये x को हटा के लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, क्योंकि अब समझ में तो आएगा। तो 18C12 फर्स्ट टर्म ये पूरी होगी, इसकी पावर क्या आएगी 6 आएगी, तो मैंने यहाँ पे 1/3 रेस्ट पावर 6 लिख दिया डायरेक्टली। इस x की जगह मैं 1 रख दूंगा। ठीक है, सिमिलरली ये 1 डिवाइड बाई 2 रेस्ट पावर हो जाएगा 12, क्योंकि r की वैल्यू है 12। ठीक है, तो 13th टर्म लिख लेना, x की वैल्यू 1 रख देना, अल्टीमेटली यही मिल जाएगा। और यही क्या होगा मेरा, तो ये मैंने टर्म नहीं लिखी भाई, ये n की वैल्यू लिख दी, मतलब इसके कोफिशिएंट की वैल्यू लिख दी मैंने डायरेक्टली। मुझे चाहिए n/m, n क्या है आप बोलोगे 18C12 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 रेस्ट पावर 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 रेस्ट पावर 12 होल डिवाइड बाई 18C6, ये m की वैल्यू है, तो दिस इज 1 डिवाइड बाई 3 रेस्ट पावर 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 रेस्ट पावर 6। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 18C12 एंड 18C6 आर सेम, बिकॉज 12 + 6 इज 18 सेम। सो इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3 रेस्ट पावर 12 इंटू 2 रेस्ट पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट पावर 6 इंटू 2 रेस्ट पावर 12। सिंप्लीफाई करके लिख दो तो ये बचेगा 3 रेस्ट बाय 2 रेस्ट पावर 6। मुझे क्या चाहिए, मुझे n/m होल रेस्ट पावर 1/3 चाहिए, कर दो। तो 3/2 रेस्ट पावर 6 इंटू रेस्ट पावर 1/3, 3 × 2 = 6, so 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 इज द फाइनल आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन फिर से, बट थोड़ा सा आप बोल सकते हो क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा एक्स्ट्रा। क्या बोला है कि n-1 CR इज इक्वल टू k² - 8 NCR + 1 इफ एंड ओनली इफ, ये k की कंडीशन। ठीक है, मतलब k की मुझे रेंज चाहिए भाई इसके लिए, और ये सेटिस्फाई करे उसके लिए k की वैल्यू क्या क्या वैल्यू हो सकती है, किस रेंज में इसकी वैल्यू ले सकता हूं मैं ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई। सो देखो यहाँ से इसको मैनिपुलेट करने के ना मेरे पास 2 वे हैं, मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट वे जो आई थिंक सब बच्चों के दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करेगा वो होगा सिर्फ कि डायरेक्टली मैं इसको फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ कि n-1 CR है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n-1 का फैक्टोरियल, बिल्कुल, डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल, बिल्कुल, और n-1 - r मतलब n-r - 1 का फैक्टोरियल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, ये आपका k² - 8 रहेगा इंटू, इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है, डिवाइडेड बाय r + 1 का फैक्टोरियल, बिल्कुल, और n - r - 1 का फैक्टोरियल। ये अल्टीमेटली निकल के आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस पूरे से ये कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सही सर। ये r + 1 का फैक्टोरियल, ये r का फैक्टोरियल है, तो इसको मैं r + 1 इंटू r का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही। तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये n का फैक्टोरियल, ये n-1 है, तो इस n को मैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा सर k² - 8 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओगे तो ये r + 1 डिवाइड बाय n, ये अल्टीमेटली मेरे पास निकल के आया k² - 8 इक्वल टू r + 1 डिवाइड बाय n होगा। चीज समझ में, इसको मैनिपुलेट करके यहाँ आएगा, यहाँ से आगे मुझे प्रोसीड करना है। अब यहाँ तक आने का दूसरा वे भी हो सकता था, कौन सा वे, अगर आपको प्रॉपर्टी आती है
कि आर इंटू एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो बात बन जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, डिफरेंस क्या है ध्यान से देखो, एन माइनस वन, ये एन माइनस वन ही है, नीचे आर माइनस वन की बजाय आर लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान से आप देखो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ से एक बढ़ रहा है, एन माइनस वन से एन होगा और आर माइनस वन से आर होगा। तो अगर मैं इस आर माइनस वन को आर बोल देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, अगर मैं यहां से इसको आर बोलता हूं, इसको आर बोलने से क्या हुआ, ये आर प्लस वन हो जाएगा, दैट इज द डिफरेंस। तो अब देखो दोनों सेम है, लेकिन ध्यान रहे ये आर प्लस वन है, तो यही आर आपका आगे भी लिखा जाता है इस फॉर्मूले में, तो इसका मतलब ये भी आपका आर प्लस वन ही है, ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इस एन को ले जाओ उधर, अब इन दोनों को कर लो कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर करके देखो क्या हुआ। ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, ये वाली टर्म लिखी है, इज इक्वल टू एन सी आर प्लस वन, ये लिखा हुआ है, और इसके आगे लिखा हुआ के स्क्वायर माइनस एट, ये लिखा है मैंने आर प्लस वन डिवाइड बाय एन, इसका मतलब के स्क्वायर माइनस एट इज इक्वल टू ये होगा। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से यहां जा सकते हो या फिर डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करके भी जा सकते हो। ठीक है, द फर्स्ट वन इज मच ईजियर, बट अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो ये जल्दी हो सकता है, अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आती है। तो कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर तो फर्स्ट मेथड के साथ चले जाओ। ठीक है, सो होप शो यहां तक जाने के 2 रास्ते थे, समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ना तो मेरे पास आर की वैल्यू है, ना मेरे पास एन की वैल्यू है, और ना ही मेरे पास ऐसी कोई चीज दिख रही है जिससे मैं आर और एन को निकाल पाऊं। ठीक है, और इसने आंसर ऐसा पूछा भी नहीं है, इसने के की रेंज पूछी कि के की वैल्यू किन 2 वैल्यूज के बीच में लाई करेगी, वो बताओ मुझे। ठीक है, इसका मतलब मुझे इसकी कंडीशन चाहिए, इस पर अगर कोई कंडीशन लग जाए तो ये बात बन सकती है। वो कंडीशन क्या होगी, बहुत सिंपल है। अब मैं आपसे ये पूछूं सिर्फ कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है। आप बोलोगे सर आर की वैल्यू 0 से लेकर के कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 0 और कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी होल नंबर आप ले सकते हो। इट मीन्स इट्स ऑलवेज पॉजिटिव और 0, एन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अल्टीमेटली ये पूरी टर्म जो है आपकी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव है, किसके इक्वल है, 8 के स्क्वायर माइनस 8 के। इसका मतलब यहां से मुझे ये मिला कि के स्क्वायर माइनस 8 जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहां से ये मिला, इसका मतलब के स्क्वायर जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब के जो है वो ग्रेटर देन √8, और आई कैन से के शुड बी लेस देन माइनस √8। आई थिंक ये इनइक्वालिटी आती होगी, सिंपल है। ठीक है, और आई कैन से दैट के जो है आपका ग्रेटर देन 2√2 होना चाहिए, और आई कैन से दैट के जो है आपका वो लेस देन माइनस 2√2 होना चाहिए। ये 2 चीजें निकल के यहां से आ रही है, इन चीजों पे आप कर सकते हो। ठीक है, के की वैल्यू एक कंडीशन आई, यानी यहां से मुझे क्या मिला, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करना चाहूं तो एक वैल्यू है मेरे पास माइनस का 2√2, एक वैल्यू है मेरे पास 2√2, और ये मुझे ये बोलना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू ये इंक्लूड नहीं रहेगी ग्राफ में, इसकी वैल्यू इसके राइट में कहीं हो सकती है, के की वैल्यू सॉरी, और इसके लेफ्ट में कहीं पे भी हो सकती है, ये वैल्यू से। ठीक है, दिस इज द वन कंडीशन। क्या कोई और भी कंडीशन है जो यहाँ पे लगाएं और हमें कुछ और मिल जाए? ठीक है, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो सकती है। क्या हो सकती है, ध्यान से देखो, इस एन सी आर प्लस वन को देखो, यहां से हम सिंपल सी एक चीज सीखते हैं कि एन जो है इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस वन, हाँ या ना। आप बोलोगे बिल्कुल सही से, एन पॉजिटिव है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आर प्लस वन, यानी दोनों तरफ मैं अगर एन से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बचेगा, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यस और नो, यस। तो ये जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब यहां से मुझे ये मिला, यहाँ लिख दूं कि के स्क्वायर माइनस 8 जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 सॉरी। इसका मतलब के स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, यानी के की वैल्यू जो है आपकी -3 से 3 के बीच में होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यहाँ पे चलो। ठीक है, तो एक दूसरी कंडीशन से मुझे ये लिमिट मिली कि के की वैल्यू -3 से 3 के बीच में होनी चाहिए, और इसने बोला था कि 2√2 से बड़ी और -2√2 से छोटी। आप ध्यान से देखो, अब इसको प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो 3 कहीं यहाँ होगा क्योंकि 2√2 2.8 समथिंग होता है तो उससे बड़ा होगा, और -3 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों ही ग्राफ में इंक्लूड है तो यहाँ पे आपका क्लोज सर्कल आएगा, और के की वैल्यू इसने बोला है कि इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा कि भाई 2 कंडीशन है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, दिस एंड दिस, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको। तो इस सॉल्यूशन में जो जो कॉमन चीजें दिख रही है वो आपका सॉल्यूशन होगा, यानी यहां से मेरे सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होगा, -3 से लेकर के 2√2, यानी एक इंटरवल बना क्लोज इंटरवल, -3 से लेकर के -2√2, बट 2√2 पे आएगा ओपन यूनियन, ओपन इंटरवल
2√2 से लेकर के आप बोलोगे 3 तक क्लोज इंटरवल, ये मेरी k की वैल्यू है, k जो है इसको बिलोंग करेगा। जस्ट चेक द आंसर। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये पार्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। दैट्स इट, दैट्स माय आंसर, और बाकी कुछ कहीं पे नहीं है। होप सो सिंपल एंड क्लियर, समझ में आ गई होगी चीज़ें, ठीक है। हमें भी कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर ये चीज़ें कैसे दिमाग में आएगी, तो ये देखो पहली बात तो इनइक्वालिटी को देख के आपका दिमाग में आना चाहिए कि क्या कंडीशंस लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे आपने इसको प्लस बोला वैसे आपके दिमाग में ये जो कंडीशंस आनी चाहिए, एक दो क्वेश्चंस ऐसे करोगे तो ये दिमाग में क्लिक करेगी, अदरवाइज अगर नहीं किया आपने ऐसे क्वेश्चंस तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके दिमाग में क्लिक में भी ना करे ये चीज़, ठीक है। सो इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इससे हलवा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता भाई, कि इफ ए डिनोट द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में जितने भी कोफिशिएंट हैं उन सब का सम है ए, एंड बी डिनोट द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, और बी जो है वो इसके जितने भी कोफिशिएंट हैं उन सब का सम डिनोट कर रहा है बी से, देन ए और बी के बीच का रिलेशन बताना मुझे क्या होगा। भाई कोफिशिएंट्स का सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर, जो भी वेरिएबल उसको 1 रख दो, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स, उसको 1 रख दो। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए का मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, जहाँ पे 1 रख दो वैल्यू निकालो, ठीक है, एक्स की जगह 1 रख दो, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 into 1 इज दैट इज 3 प्लस 10, मैंने एक्स की जगह रख दिया 1 होल रेज़्ड टू पावर n, इट मीन दिस इज इक्वल टू योर 8 रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। अब बी निकालो, तो बी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर n, सिंपली ये 1 रखोगे तो 1 + 1 2 रेज़्ड टू पावर n इसे। अब ध्यान से देखो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 रेज़्ड टू पावर 3 होल रेज़्ड टू पावर n, और आई कैन से दैट दिस इज योर 2 रेज़्ड टू पावर n होल रेज़्ड टू पावर 3, or I can say that 2 raised to power n is b, यानी b raised to power 3, यानी this relation is a is equal to b raised to power 3, so a is equal to b raised to power 3, this is the perfect and correct answer, easy, बहुत easy। next देखो, the coefficient of x raised to power 2012 in the expansion of this is, आसान क्वेश्चन है ये भी, मुश्किल नहीं है सॉरी ये raised to power 2008 है भाई, मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। सो अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, तो आपको कुछ दिखेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, आप बोलोगे 1 माइनस एक्स क्यूब की आइडेंटिटी है सर, ठीक है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पावर 2008 है, यहाँ पावर 2007 है। मैं एक काम करता हूँ, इस 1 माइनस एक्स को ऐसे लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2008 है, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2007 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 2007। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इन दिनों को कंबाइन कर सकूँ, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकूँ। जैसे कोफिशिएंट वगैरह वाली निकालने वाली चीज़ें हो, बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हो, तो ट्राई करो कि उनको कंबाइन किया जा सके, कुछ आइडेंटिटी लग रही है, कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है जिनसे कि मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकूँ। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू, अब इसको मैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, और इस पूरे की पावर लिख सकता हूँ 2000, क्योंकि हम सब जानते हैं सर जब पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी है, खोल दो फटाफट से, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा इनटू दिस इज योर 1 माइनस एक्स क्यूब होल रेज़्ड टू पावर 2007। तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे पहुँच गया। अब कहानी शुरू करते हैं, मुझे चाहिए एक्स रेज़्ड टू पावर 2012, कैसे मिलेगी, देखो यार ध्यान से, पहले काम कर सकता हूँ मैं, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करता, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब होल रेज़्ड टू पावर 2007, एक्स से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब होल रेज़्ड टू पावर 2007। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए ठीक है। सो देखो ध्यान से, मुझे चाहिए एक्स की पावर 2012, अगर वो पावर यहाँ से आएगी, अगर वो पावर यहाँ से आएगी तो डायरेक्टली आएगी, बाहर तो कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ से डायरेक्टली मुझे x की पावर 2012 मिलना चाहिए। अब कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो, अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो x की पावर है वो कैसे आने वाली है। आप बोलोगे सर x की पावर 0 आएगी, x की पावर 3 आएगी, x की पावर 6 आएगी, एंड शो ऑन, ऐसे करते करते x रेज़्ड टू पावर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 6021 ऐसे आएगी, यानी 0 से लेकर के 6021 आएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये 3r की फॉर्म में आएगी। क्या आएगी, 3r की फॉर्म में। तो इसका मतलब अगर यहाँ से x रेज़्ड टू पावर 2012 तभी निकल सकती है जब ये 2012 3 का मल्टीपल हो, 3 से डिविजिबल हो। क्या 2012 3 से डिविजिबल? आप बोलोगे सर इनकी डिजिट का सम है 5,
इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब इस वाले एक्सपेंशन से कभी भी x रेज टू पावर 2012 नहीं निकल सकती, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब है, इसका मतलब 0 और x की जो पावर है वो 3 का मल्टीपल की फॉर्म में आएगी। इन द सेम वे अब इसमें चेक कर लेते हैं, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से कोफिशिएंट मिलेगा 0। यहाँ से देखो, यहाँ एक एक्स बाहर रखा हुआ है, मुझे टोटल चाहिए एक्स रेज टू पावर 2012। एक एक्स बाहर रखा हुआ है, इसका मतलब अंदर से मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए एक्स रेज टू पावर 2011। मल्टीप्लाई करोगे ऐड होगे 2012 बन जाएगा। ठीक है, तो अंदर वाली से मुझे 2011 चाहिए। फिर से बात वही है, अंदर वाला तो वही है ना, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3 आएगी एक्स की पावर यहाँ तो चेक करो कि क्या 2011 3 का मल्टीपल है। आप बोलोगे नहीं है, अगेन ये मल्टीपल नहीं, मतलब यहाँ से भी आपको 2011 नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो एक्स से मल्टीप्लाई करके ये भी नहीं बनेगा, तो यहाँ से भी कोफिशिएंट क्या मिलेगा, 0। तो अल्टीमेटली द आंसर इज 0। तो यानी मुझे यहाँ से एक्स रेज टू पावर 2012 का कोफिशिएंट नहीं मिलने वाला। सिंपल, इजी, क्लियर, दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगेन इट्स इजियर वन। इफ 11c1 डिवाइड बाई 2 प्लस 11c2 डिवाइड बाई 3 एंड शो ऑन, ऐसे करते करते 11c9 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू n बाई m, देन GCD मीन्स HCF ऑफ n एंड m इज 1। यानी n और m क्या है, आपके को प्राइम नंबर्स हैं। देन n प्लस m की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले अगर आप चाहो तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दो। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको इसकी जनरल टर्म चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि TR इसकी जनरल टर्म होगी तो कैसे लिखोगे आप लोग? सर मैं लिखूंगा 11 तो ऊपर फिक्स है, देखो ऊपर वाले पे, तो 11CR, ये R इसका वेरी कर रहा है, 1 2 3 ऐसे 9 तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो रहा है, जो R है उससे एक ज्यादा है, 1 है तो 1 + 1 है, 2 है तो 2 + 1 है, 9 है तो 9 + 1 है, तो नीचे R + 1 की फॉर्म में आ रहा है। तो ये इसकी होगी जनरल टर्म। ठीक है, इसी को अगर मैं देखो, इसी जनरल टर्म को आप यहीं से वो कर सकते हो एक तो, या फिर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लो कि अगर मैंने इसको S बोला है, ठीक है, तो दिस S इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन ऑफ 11CR डिवाइडेड बाय R + 1। अब ध्यान देने वाली बात यह कि R की वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक जा रही है, R की वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक जा रही है। तो इसी सम को मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया जनरल टर्म की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए कि NCR डिवाइडेड बाय R + 1 इज इक्वल टू होता है n + 1 C R + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखने का मैं तो ऐसे करता हूँ कि भाई R + 1, R छोटा होता है n से, तो जैसे बड़ा करोगे तो ऊपर भी बड़ा करना पड़ेगा ना बराबर करने के लिए चीज़ें, तो इसलिए n + 1 R + 1 हो जाता है। ठीक है, बस इस तरीके से याद रख सकते हैं। वो जो दूसरी प्रॉपर्टी लास्ट की थी कि NCR इज इक्वल टू n, आप n को निकालो, पहले R छोटी टर्म थी, n बड़ी टर्म है, तो इसका मतलब यहाँ जो बचेगा वो नंबर छोटा हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे एक कम हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स योर चॉइस कि आपको कैसे करना है याद, बट ये मेरा याद करने का तरीका है। ये 2 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो लिख दो। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ R की वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक एज इट इज रहेगी। अब 11 n + 1 हो गया, यानी 11 हो जाएगा आपका 12, C R हो जाएगा R + 1 डिवाइड बाय n + 1, मतलब नीचे आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये 12 कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो, तो इसको मैं समीशन के बाहर लिख देता हूँ 1/12 इंटू समीशन ऑफ R की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक 12C R + 1। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में ये कुछ नहीं लिखा हुआ, 1/12 एज इट इज इक्वल टू सॉरी इंटू ये लिखा हुआ है 12C, R की वैल्यू 1 रखोगे तो 12C 2 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 12C 3 हो जाएगा, ऐसे करते करते जब लास्ट वैल्यू 9 रखोगे तो ये हो जाएगा 12C 10। तो ये लिखा हुआ है समीशन ऑफ 12C 2 से लेकर के 12C 10 तक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि 12C 0 प्लस 12C 1 प्लस 12C 2, ऐसे करते करते मैं आपसे 12C 12 तक ये सम पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा, आप तुरंत बता दोगे 2⁻12। ठीक है, यानी ये 1 + x⁻12 का एक्सपेंशन करो, फिर x की जगह 1 रख दो, आपको आंसर ये मिल जाएगा। ये एक्चुअली में गिवन। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से लेकर के 2 से लेकर के और यहाँ कहीं आएगा 12C 9, यहाँ तक, सॉरी 10 तक है ना, 10, यानी यहाँ एक टर्म और आने वाली 12C 11। ठीक है, तो मुझे ये इतना सम चाहिए, ये वाला बीच चला जो मेरा S है, यहाँ पे एक तरह से बोल दो, TP कुछ भी बोल दो। इसका मतलब ये और ये चारों टर्म ले जाओ दूसरी तरफ। इट मीन्स आई कैन से दैट, थोड़ा ऊपर लो,
ये जो मेरा पार्ट होगा, ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 1/12 मेरा एज इट इज इंटू इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए, मैंने बोला ये वाला पार्ट ये इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2⁻12 माइनस 12c0 को उधर लेके जाओ तो -12c0 -12c1 और यहाँ से होगा -12c11 एंड -12c12। होप शो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, थोड़ा साइड कर देता हूँ उसको, ठीक है, ये आ जाएगा अल्टीमेटली। कहने का मतलब क्या है, सीधा से ध्यान रखो यार, 12c2 से लेकर 12c10 तक है, जो जो मिसिंग है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, कि 12c0 से लेकर के 12c12 तक का सम होता है 2⁻12। अब जो जो मिसिंग था इस सीरीज में वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, बस सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर 1/12 एज इट इज। 2⁻12 क्या होता है आई थिंक ये हो जाएगा 2⁻10 होता है 1024, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2048 और इसको फिर से डबल कर दो तो ये आ जाएगा 4096 माइनस 12c0 होता है 1, 12c1 होता है 12, तो माइनस का 1 माइनस का 12, 12c11 भी 12c1 यानी -12 होगा, 12c12 होगा माइनस का 1, तो ये हो गया 12 12 24 26, तो माइनस का 26, तो 1/12 इनको सब्ट्रैक्ट कर दो 0 7, तो 4070 डिवाइड बाई 12। अब ध्यान रहे ये m/n की वैल्यू है शायद, ठीक है, लेकिन ये कोप्राइम नंबर है तो mn की वैल्यू नहीं आई अभी ये, क्योंकि ये दोनों 2 से डिविजिबल है, ये कोप्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे पहले 2 6 जा, इसको सिंप्लीफाई कर दो 2035। अब ये दोनों कोप्राइम नंबर बन गए, यानी यहाँ से m की वैल्यू जो है आपकी 2035 है और n की वैल्यू जो है वो 6 है। ये ध्यान रहे, ये बच्चे मिस करते क्वेश्चन में, इसलिए मेंशन है कि GCD ऑफ nm इज 1, ठीक है, तो इन दोनों का HCF है, GCD है, तो वो क्या गिवन है 1 गिवन है, ठीक है, तो n और m क्या होनी चाहिए, कोप्राइम होनी चाहिए। तो इसको निकालने के बाद सबसे पहले इसको कोप्राइम नंबर बना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, फिर m और n की वैल्यू आएगी। अब इन दोनों का सम आपसे पूछा गया है तो दोनों को कर दो ऐड, तो 2035 प्लस 6 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2041। दैट्स माई फाइनल आंसर, दैट्स इट, ठीक है, तो आई थिंक ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ऑप्शन नहीं गिवन है, इट्स ओके। नेक्स्ट देखो एक आसान सा क्वेश्चन, रिमाइंडर वन 64⁻32 इज डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू। अब ध्यान रहे यहाँ पे यार एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, ये 32⁻32 है, ये ध्यान रखना, ये मतलब कुछ बच्चे हो सकता है इसको ऐसे लिखते कि 64⁻32 इंटू 32, यानी 32 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये और ये बात इक्वल नहीं है, ये गलत है, ठीक है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि 64⁻32 और 32 की पावर फिर से 32, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो क्या मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट नहीं करना, देखो आंसर आपका आ जाएगा, सब्जेक्टिव आपको करना नहीं होता ठीक है, तो इसको अगर गलत रीड भी कर लेते हो तो ठीक हो जाएगा, बट आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, मुझे चेक करना है कि जब मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो बहुत आसान है, इस 32⁻32 को 1 मिनट के मान लेता हूँ, ये मेरा टी है, ठीक है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बचा 64⁻t, मुझे चेक करना है कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे 9 से तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। सो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये जो नंबर लिखा हुआ है 64, इसको ट्राई करो कि 9 के मल्टीपल के नियर बाय क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ क्या। 64 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 63 रेज़ टू पावर t मेरा ठीक रहेगा, कैसे कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, 63 इज डिविजिबल बाय 9, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो कैसे होगा, आप बोलोगे सर TC0, ठीक है, बस यही आएगा 1 की पावर t, तो एज इट इज रहने दो, प्लस फिर आप बोलोगे TC1 63 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, फिर आप बोलोगे TC2 63 रेज़ टू पावर 2 एंड शोन, ऐसे करते चलता जाएगा जब तक कि आपका TC ना आ जाए, ठीक है, वो आप समझ सकते हो। अब मुझे इसको डिवाइड करना है 9 से, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से लेकर ये सारे नंबर में 63 आएगा एंड 63 इज डिविजिबल बाय 9, मतलब ये सारी टर्म मेरी 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब डिवाइड बाय 9, बस यहां से मेरा रिमाइंडर आने वाला है। TC0 का मतलब क्या है, समथिंग C0 एंड C0 इज ऑलवेज 1, दिस इज 1/9, तो 1 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसका मतलब इसका आंसर मेरा क्या होगा 1, एंड दैट्स माय आंसर। सिंपल एंड क्लियर। कुछ बच्चे इसको 64 को ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मैं 8² लिख लेता हूँ सर, 2 को ऊपर ले जाओ पावर, ठीक है, तो इस टीम इंक्लूड ये 2t हो जाएगा, यहाँ पर 8 रेज़ टू पावर क्या हो गया 2t हो गया। अब इस 8 को 9 - 1 लिख के आप ऐसे भी कर सकते हो, तो एक ही बात है, ठीक है, ऑप्शन सिंपल एंड क्लियर। देखो इसने क्या बोला कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में इंटीग्रल टर्म्स चाहिए आपको, ठीक है। सो देखो जैसे ही आपको बोला जाए रैशनल टर्म बताओ, इरेशनल टर्म बताओ, इंटीग्रल टर्म्स बताओ, तो सबसे पहले आप इसकी जनरल टर्म लिख लो, ठीक है, चीज़ ऐसा
वैसे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप डायरेक्टली यहाँ से पता कर लोगे, और ये क्वेश्चन कुछ सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है। बट मैं आपको पहले फुल प्रोसेस बताता हूँ, फिर आपको डायरेक्टली चीजें समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप टी आर प्लस वन लिखने जाओगे, जनरल टर्म लिखने जाओगे, तो क्या होगा? आप बोलोगे सर ये 824 एन का काम कर रहा है, तो 824 सी आर 7 रेज टू पावर हाफ की पावर क्या होगी? आप बोलोगे 824 माइनस आर, ठीक है। एंड 11 रेज टू पावर 1/6 होल रेज टू पावर क्या हो जाएगी? आर। अब ये मुझे क्या चाहिए? यहां पे मुझे इंटीग्रल टर्म बतानी, कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बतानी। तो अब मुझे ये बताओ कि आर की मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि ये इंटीग्रल वैल्यू मुझे दे। आर की वो कौन सी वैल्यूज मैं पुट करूं जिससे ये मुझे इंटीग्रल वैल्यूज दे। अब सीधी सी बात मुझे समझ में आती है सबसे पहले कि सर अगर मुझे इसको इंटीजर बनाना है 11 को, तो ये 1/6 है, और इसका मतलब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 824 सी आर 7 रेज टू पावर, इस हाफ को ऊपर ले जाओ, क्या हो गया? 7 रेज टू पावर ये हो जाएगा 824, और ये अब चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस आर बाई 2, ठीक है। और 11 की पावर हो जाएगा 6 आर बाय 6, ये ऐसे कुछ हो, ठीक है। थोड़ा सा और मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा। तो मुझे ये इंटीग्रल चाहिए, तो देखो यहाँ से तो इंटीग्रल वैल्यू ही मिलने वाली है, बाकी बची ये दो टर्म्स जहाँ से मुझे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। अब अगर मैं 11 की तरफ से देखूँ कि ये इंटीग्रल कब होगा, जब इस आर की वैल्यू 6 का मल्टीपल हो। 6 का मल्टीपल मतलब 0 हो, 6 हो, 12 हो, 18 हो, ऐसे करते करते ये चलती जाए। और कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है, यानी 824 तक, ठीक है। जहां तक मैक्सिमम जा सकती है इसकी वैल्यूज 824 के इक्वल या इससे छोटा। अगर ये 6 का मल्टीपल है तो ठीक है, 6 का मल्टीपल नहीं तो इससे छोटी कोई वैल्यू होगी, तो ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए आर की। तो वो सारी टर्म क्या हो जाएगी मेरी, इसके तरफ से 11 की तरफ से क्या हो जाएगी? इंटीग्रल वैल्यू देगी। अब यहां से जब मैं यहां पहुंचा तो ये मुझे क्या बोल रहा है? ये 412 एक इंटीग्रल है, माइनस यहां पे मुझे एक इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। अगर ये एक इंटीजर बन जाता है तो अल्टीमेटली ये भी एक पूरा इंटीजर बन जाएगा। तो आर मतलब क्या चाहिए मुझे? ये बोल रहा है कि आर मुझे एक इवन नंबर चाहिए, आर होना चाहिए इवन, यानी 0, 2, 4, 6 एंड शोन, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से जो आर की वैल्यू है वो ऐसी कुछ होनी चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, इसने बोला आर जो है 0 और 6 का मल्टीपल होना, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। इसने बोला 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जो 6 के मल्टीपल है वो 2 के तो ऑलरेडी मल्टीपल है। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं ले लूं तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई। अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? इसमें मुझे 6 का मल्टीपल चाहिए, 6 का मल्टीपल चाहिए, बस। तो 6 के जो भी मल्टीपल होंगे वही आपका आंसर होगा। तो 6 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं? आप बोलोगे 0, 6, 12, तो ऐसे लिखने का तो कोई मतलब नहीं, टोटल काउंट कर लो। तो टोटल पावर है सर 824, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगी। 6 से डिवाइड करो, 6 1 6, 22 बचेगा, 6 3 18, 44, सो 6 7 137, और एक 0 जो कि इसको डिवाइड करने से नहीं मिली है मुझे, ठीक है। तो 0 + 137 मतलब टोटल टर्म होगी आपकी 137 + 1 दैट इज 148। तो 138 टर्म्स ऐसी होंगी जो कि इस एक्सपेंशन में इंटीग्रल टर्म्स होगी, इंटीग्रल टर्म्स मुझे देगी। सिंपल, क्लियर, होप सो समझ में आया, ठीक है। सो दैट्स इट। सो अब जैसे मैं बोल रहा था कि इसको मैं बहुत फास्ट वे से कर सकता हूँ अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपको बाइनोमियल थ्योरम का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इससे मुझे देखो यार, ये चीज़ों का आइडिया मुझे ऑलरेडी है यार, क्योंकि मैं बाइनोमियल पढ़ रहा हूँ। अगर मुझे इसका आइडिया है तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि 11 की पावर जो भी जाएगी वो 1/6 से 11 की पावर, यानी यहाँ 6 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ से मुझे सीधा दिख रहा है 6 का मल्टीपल होना चाहिए। और ये मुझे क्या बोल रहा है कि 7 की पावर इवन नंबर होना चाहिए। तो भाई देखो 824 इज एन इवन नंबर, 6 का मल्टीपल कुछ भी लोगे तो वो क्या आएगा? इवन नंबर। इवन नंबर और इन दोनों पे जो भी पावर जाएगी उनका सम होगा 824। तो 824 में से अगर इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन ही मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को, इसको सिर्फ सेटिस्फाई कर दूँ। इसका मतलब मुझे 6 का मल्टीपल चाहिए। 6 का मल्टीपल निकालने का तरीका, 624 को 6 से डिवाइड करो, प्लस में 1 कर दो, क्योंकि 0 काउंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, मुझे 0 भी काउंट करना है। सो ये आपको मिल जाएगा आपका आंसर, दैट्स इट। सो 138 इज द करेक्ट आंसर। जैसे करना चाहो कर सकते हो, बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन है। बोलो, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कि suppose 2 minus p 2 minus alpha and alpha are the coefficient of 4 consecutive terms in the expansion of 1 plus x raised to power n, then the value of p square minus alpha square plus 6 alpha, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही है भाई, ये नहीं होगा, ठीक है, ये अल्फा है ये भी अल्फा है, प्लस 2p इक्वल्स, वी चेंज, सॉरी ये लिखा हुआ है कि
जो एक्चुअल पेपर था वहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, तो ये ऑप्शन हमने चेंज किए थोड़े से, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में आंसर जो होगा वो डाटा इनकन्सिस्टेंट का होगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, क्योंकि उतना डाटा गिवन ही नहीं है। ठीक, कैसे, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ हम फंस रहे हैं एक्चुअली में। इसने बोला कि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं इसके एक्सपेंशन की, ठीक है। पहली 4 नहीं बोला, 4 लगातार, कोई भी हो सकती है वो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो टर्म मेरी TR+1 होगी, TR+2 मान लेता हूँ, TR+3 होगी और TR+4। ये 4 टर्म आपकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होगी। अब ये जो दिए हुए हैं इनके कॉफिशेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो TR+1 का अगर मैं कॉफिशेंट आपसे पूछूं तो कॉफिशेंट ऑफ TR+1, इस टर्म का कॉफिशेंट क्या होगा? आप बोलोगे सर NCR, इसका कॉफिशेंट होगा NCR+1। सिमिलरली इसका कॉफिशेंट होगा NCR+2 और इसका कॉफिशेंट होगा NCR+3। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है 2 - p, इसकी वैल्यू आपको गिवन है आई थिंक p, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 2 - अल्फा और इसकी वैल्यू गिवन है आपको अल्फा, ये ऐसे कुछ गिवन है। तो आपको इसकी वैल्यू बताएं, तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि मुझे p और अल्फा की वैल्यू चाहिए। अगर वो मिल जाती है तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो मिलेगी कैसे, देखो ध्यान से कैसे मिल सकती है। तो पहला दिमाग में मेरे आता है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 1 मिनट के लिए, तो ये हो जाएगा NCR+NCR+1 होल इक्वल टू 2 - p प्लस p करोगे तो आपको मिलेगा 2। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, दिस इज योर N+1 CR+1 इज इक्वल टू 2। आई थिंक ये प्रॉपर्टी याद होगी, ठीक है। दिस इज NCR+NCR+1, यानी नीचे वाला एक एक बढ़ता जाए तो ऊपर वाले में एक बढ़ा के लिख दो, नीचे वाला बड़े वाला लिखना है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी, यहाँ से मुझे 2 मिला। अब देखो 2 वेरिएबल है इक्वल टू 1, इक्वेशन बन गई एक। सिमिलरली अगर आप यहां से ऑब्जर्व करो TR+3 एंड TR+4, तो यहां से भी इन दोनों को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, NCR+2 प्लस NCR+3 is equal to again 2. It means I can say that this is N+1 CR+3 is equal to आपको मिल गया 2. This is equation number 2. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या सॉल्व हो सकती है? ट्राई करके देखो। इन दोनों की जो मेरी राइट हैंड साइड है वो सेम है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि N+1, यहाँ लिख देता हूँ, CR+1 इज इक्वल टू होगा N+1 CR+3 के। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे देखो सिंगल इक्वेशन बन गई है, एन और आर के बीच में एक रिलेशन बन के आएगा यहाँ से, ठीक है। करना चाहो कर सकते हो, N+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R+1 का फैक्टोरियल इनटू N - R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ऊपर होगा N+1 का फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा R+3 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा N - R - 2 का फैक्टोरियल। ये कुछ रिलेशन है, ठीक है। ऊपर वाले से ये पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। R+1 है, R+3 है, एक्स का एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा R+3 R+2 और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो R+1 आएगा। N - R -2 है तो इसको एक्सपेंड कर दो तो N - R इंटू हो जाएगा N - R -1 और 2 जो आएगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो मेरे पास क्या मिला, मुझे इसको ऊपर कर लेते हो, 1 डिवाइडेड बाय N - R -1 इंटू N - R, ये तो मिला इस तरफ इज इक्वल टू, यहाँ पे मिला 1 डिवाइड बाय R+3 इंटू R+2। अब देखो यहाँ पे N भी है और R भी है, ठीक है। यहाँ ठीक था सिर्फ R है, N नहीं है, तो N मिसिंग नहीं हुआ, तो ये N और R के बीच में एक रिलेशन बना के दे देगा। N और R के बीच में एक रिलेशन बनाने से क्या मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि N और R की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, ठीक है। वो इक्वेशन मैं कहाँ से लेके आऊँ? क्या आपको कोई भी था? जो मुझे गिवन था वो यही था, ये चीज मुझे गिवन थी और यहां से मैंने जो कंक्लूजन निकाला वो N और R के बीच में एक रिलेशन बन के आ रहा है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। तो मैं यहाँ आके फंस गया, रुक गया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कुछ और है ही नहीं जिसकी हेल्प से मैं यहाँ कुछ कर सकूँ, ठीक है। आप सोच सकते हो क्या कुछ और हो सकता है यहाँ पे जिससे कि मैं N या R की वैल्यू, क्योंकि N और R की वैल्यू निकलते काम हो गया खत्म। N R की वैल्यू मिलते ही आपको P भी मिल जाएगा और अल्फा भी मिल जाएगा। P और अल्फा मिल गया तो काम हो गया आपका, ठीक है। बट इनके रिलेशन मिलने से मेरी बात नहीं बनने वाली, ठीक है, क्योंकि आपने यहां से N और R का रिलेशन निकाला इन दोनों का यूज करके। अब वापस से यहाँ वैल्यू पुट करने की सोच रहे हैं आप अगर, तो आपको अल्टीमेटली वो सेटिस्फाई करके दे देगा कि हाँ यार ये इसके इक्वल है, बस काम खत्म, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको आप फिर से ट्राई कर सकते हो, तो आपका जो आंसर रहेगा वो डाटा इनकन्सिस्टेंट रहेगा,
कि आपको कुछ और चाहिए यहाँ पे, एक ऐसी चीज़ दे, वो एक ऐसा रिलेशन दे जिससे कि मैं यहाँ से एन और आर की वैल्यू निकाल पाऊँ। अगर मैं एन और आर निकाल पाए तो फिर मैं पी और अल्फा भी निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में रहने जरूरी है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि अल्फा इज दिस एंड बीटा इज दिस देन एंड इफ 5 अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा देन एन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है। सो सबसे पहले इसे अल्फा को ही देख लेते क्या बोला इसने। अल्फा इज इक्वल टू क्या बोला, समीशन ऑफ के की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक। ठीक है। और एन सी के का स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ भाई, एन सी के इन टू एन सी के लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय के प्लस 1। अब इसको देखते ही आपके दिमाग में एक लाइट जल जानी चाहिए, कौन सी वाली, कि एन सी आर डिवाइड बाय आर प्लस 1 इज इक्वल टू होता है एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। हाँ या ना, बिल्कुल। यहाँ जो आर का काम है वो के कर रहा है। ठीक है। तो इस अगर पूरे लेसन को मैं ध्यान से देखूँ तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस यस। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ समीशन ऑफ के की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक। तो ये ऊपर बन जाएगा एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, और आर की जगह के है तो इसको के प्लस 1 लिखिए, और इनटू एन सी के एज इट इज रहेगा, होल डिवाइड बाय क्या है एन प्लस 1। ये कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ एन प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, के कर रहा है। कांस्टेंट को आप समीशन के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, ठीक क्या दिख रहा है। अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से किया है तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर सीरीज को देख लो। ठीक है। कि अगर आप ध्यान से देखो तो इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 समीशन ऑफ के की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक। इसको मैं एन प्लस 1 सी, इसमें से माइनस करोगे तो एन माइनस के इनटू एन सी के। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप सब जानते हैं सर कि एन सी आर को मैं एन सी एन माइनस आर भी लिख सकता हूँ, दोनों बातें एक ही। मैंने यहाँ पे वही काम किया। अब अगर आप ध्यान से देखो दोनों के सुफिक्स को ऐड करके देखो। ठीक है। तो एन माइनस के प्लस के करोगे तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा के। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि जो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में किया होगा। ठीक है। कि अगर मेरे पास 2 बॉक्स है, मान लो यहाँ पे n प्लस 1 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, एक बॉक्स है जिसमें n ऑब्जेक्ट पड़े हैं। अब दोनों को मिला के मुझे क्या करने हैं, n ऑब्जेक्ट चूज करने हैं। ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें से k निकाले तो बाकी कितने बच गए, n माइनस के। तो n माइनस के मैंने कहाँ से निकाली, यहाँ से निकाली। तो वो ये वाली चीज़ हो रही है। तो अल्टीमेटली ये क्या कहना चाह रहा है पूरा समीशन, ये कहना चाह रहा है आपको कि टोटल ऑब्जेक्ट कितने हुए, n प्लस 1 प्लस n, मतलब 2n प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स थे, उनमें से मुझे कोई n चूज करने हैं। तो इस बात को लिखने का तरीका ये भी है, और 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 आपका रहेगा एज इट इज। तो ये बोल दो या ये बात बोल दो, दोनों सेम बात। ठीक है। ये मैं पहुंच गया हूँ। अब ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या होती है ना, पहली चीज़ तो ये, इस टाइप की सीरीज में पहली चीज़ तो ये ना कि नीचे वालों में कुछ चेंज करके, अब इन दोनों का सम n आया, मान लो इनका सम k की फॉर्म में आ रहा था, तब आप नहीं कर सकते, कांस्टेंट आना चाहिए ये n भाई। इन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए, तभी ये चीज़ एप्लीकेबल, ये सीरीज, ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है। पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरी चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि के की वैल्यू जब 0 से n तक जाएगी तो कोई भी एक सीरीज कंप्लीट होनी कंपलसरी है। इन दोनों में से एक सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये देखो ये वाली सीरीज आपकी कंप्लीट हो रही है 0 से लेकर n तक। इसकी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होने वाला है, आप 0 से स्टार्ट करोगे तो ये n से लेकर के और 0 की वैल्यू n तक जाएगी। तो ये कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, के की वैल्यू 0, तो ऐसे करते करते n माइनस 1, ऐसे करते करते ये 0 तक जाएगी, n प्लस 1 सी 0 तक, मतलब ये सीरीज भी कंप्लीट हो रही है। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हो ये प्रॉपर्टी। ठीक है। तो करना क्या है, अगर मैं इसका शॉर्ट की बात करूं कि फटाफट से कैसे चेक करना होता है, तो ऐसे लिखा है, सबसे पहले नीचे वाले जो देखा, इन दोनों का सम चेक करके देखो क्या कांस्टेंट आ रहा है। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद फिर कांस्टेंट आ रहा है वैसे चेक कर लो। अगर आ गया कांस्टेंट देन आपको क्या करना है, नीचे वाला का सम यहाँ लिख देना है और ऊपर वाले का सम यहाँ लिख देना है, सी बीच में ऐसे लिख देना है। बस यही आपकी वैल्यू है, किसकी, अल्फा की। ये अल्फा की वैल्यू। सिमिलरली आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। बीटा में भी सेम एग्जैक्टली वही चीजें लिखी हुई है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, सेम प्रॉपर्टी एन सी आर डिवाइड बाई आर प्लस 1। इस बात को मैं लिख सकता हूँ कि एन, जब एन है तो ये 1 बाई एन प्लस 1 तो बाहर आ जाएगा। समीशन ऑफ के की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक, सॉरी एन माइनस 1 तक जा रही है, इट्स ओके। एंड दिस विल बिकम योर एन सी के, तो आपका एज इट इज था, और ये आपका बन जाएगा एन प्लस 1 सी के प्लस 2।
ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम मैंने यूज किया और आप पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, तो आर का काम k प्लस वन कर रहा है, इसके नीचे एक प्लस हो गया, देखो ये एन सी आर डिवाइड बाई आर प्लस वन की फॉर्म है, ये अगर आर प्लस वन होगा तो ये आर प्लस टू हो जाएगा, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक जा रहा है एक का मैटर, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अगर आप जीरो रखोगे तो टू, टू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का सम पहले चेक करो, तो इसको मैं के की बजाय एन माइनस के भी लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल, इन दोनों का सम चेक करो, तो ये हो जाएगा एन प्लस टू, तो मतलब एन प्लस टू ऑब्जेक्ट चूज करने कहाँ से, एन प्लस वन प्लस एन, यानी टू एन प्लस वन ऑब्जेक्ट में से। तो इस मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ वन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन सी एन प्लस टू से। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी बीटा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा बीटा रेडी है, अल्फा बीटा रेडी है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन ये गिवन है, आपको क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, तो आप आराम से निकाल सकते हो। So alpha is this, means 5 into alpha. This is 5 into 1 divided by n plus 1 into 2n plus 1 cn is equal to 6 beta. So 6 into 1 divided by n plus 1 into 2n plus 1 cn plus 2. ये की यहाँ से n की वैल्यू चाहिए, आई थिंक ये 5 और 6 से हुआ, यस। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत आसान चीज़ है ये तो। सो देखो इससे तो ये उड़ गया, पहले तो इसको ओपन करो, तो 5 इंटू टू एन प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, ओके, डिवाइड बाई एन का फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है, इसमें से माइनस करोगे क्या बचेगा, एन प्लस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू ऊपर वही टू एन प्लस वन का फैक्टोरियल, ओके, नीचे हो जाएगा एन प्लस टू का फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है, और टू एन प्लस वन माइनस ये करोगे तो ये बचेगा एन ऊपर और माइनस वन का फैक्टोरियल, ऊपर वाले से ये पूरा उड़ गया। ठीक है भाई, और कुछ कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई ये एन फैक्टोरियल को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, इंटू एन प्लस वन है, ये एन माइनस वन, तो इसको मैं एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख देता हूँ। सिमिलरली 6 डिवाइड बाई एन प्लस टू को मैं लिखता हूँ एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन का फैक्टोरियल और एन माइनस वन का फैक्टोरियल एज इट इज। आई थिंक आपके नीचे आ गया, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, बस कैलकुलेशन है यार, अब तो कुछ नहीं है। तो इससे ये उड़ गया, एन फैक्टोरियल से ये एन फैक्टोरियल उड़ गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और कुछ एन प्लस वन से एन प्लस वन भी उड़ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 5n प्लस 10, यानी n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10, दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स माय आंसर कि n की वैल्यू अपनी बनाए, n इज इक्वल टू, वी कैन डायरेक्टली से दैट इट्स 10। ठीक है, सो दैट्स इट। अब ये स्पेशल सीरीज होती है, इनका ध्यान रखना है बस आपको, इसको पीएनसी की तरफ से परमुटेशन कम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, या फिर इस सीरीज को ऐसे स्टैंडर्ड मान के कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रहे जब ये करते हैं तो नीचे वाले टर्म का जो सम है ये कांस्टेंट आ जाना चाहिए, ये कांस्टेंट आएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट आता ही सीरीज, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है, दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक। नेक्स्ट देखो भाई कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x 1 minus x square and 1 plus 3 by x plus 3 by x square plus 3 1 by x cube raised to power 5 where x is not equal to 0, the sum of the coefficient of x cube and x raised to power minus 13 is equal to, इन दोनों के कोफिशिएंट का सम पूछे आपसे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ये तो। देखो सबसे पहले एक काम करो, इसको करो सिंप्लीफाई, इसको मैं 1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक। ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे ले लो एलसीएम, एलसीएम क्या है एक्स रेज़्ड टू पावर 3, तो नीचे एक्स रेज़्ड टू पावर 3 एलसीएम आ गया, और देखो पूरी पावर 5 है तो इसको मैं ऊपर 5 अलग करके लिख देता हूँ, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, होल रेज़्ड टू पावर 5 मेरा है। अब थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपका अलजेब्रा ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, ये x प्लस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये देखो, एक तो ये बना हुआ था 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू दिस इज योर 1 प्लस एक्स का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय एक्स रेज़्ड टू पावर 15, और सॉरी 5 के ऊपर है तो ये टोटल पावर हो जाएगी 5 3 15। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों सेम है, तो मैं इसको 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर 17 इंटू 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स रेज़्ड टू पावर 15 भी लिख सकते हो, ये सुनो। ठीक है अब मुझे क्या क्या चाहिए,
मुझे एक्स रेस्ट पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए पहले। अब देखो नीचे लिखा हुआ है एक्स रेस्ट पावर 15, तो एक्स रेस्ट पावर 3 के लिए मुझे क्या चाहिए, जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है यहाँ से मुझे एक्स रेस्ट पावर 18 चाहिए। यानी मैं बोल दूँ कि इस पूरे में से मुझे एक्स रेस्ट पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए, या फिर मैं ये बोल दूँ कि मुझे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 17 इंटू 1 - एक्स, यहां से मुझे एक्स रेज टू पावर 18 का कोफिशिएंट चाहिए। एक ही बात है, यहां पूरे से मुझे क्या चाहिए, एक्स रेज टू पावर 3 का कोफिशिएंट, या फिर सिर्फ न्यूमरेटर से एक्स रेज टू पावर 18। अगर मैं ये निकाल लेता हूं, क्योंकि नीचे एक्स रेज टू पावर 15 लिखा हुआ, तो अल्टीमेटली वो एक्स रेज टू पावर 3 ही होगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिख सकते हो कि 1 + x रेज टू पावर 17, 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस से करोगे तो माइनस का x इंटू 1 + x रेज टू पावर 17। ठीक है, यहां से मुझे एक्स रेज टू पावर 18 का कोफिशिएंट चाहिए। सो देखो यहां से तो एक्स रेज पावर 18 का कोफिशिएंट आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम पावर एक्स की क्या जा सकती है 70, तो मतलब वो मिलेगा मुझे यहाँ से। और कैसे मिलेगा, एक एक्स बाहर रखा हुआ, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा एक्स, एक्स रेज पावर 18 वाली टर्म कैसे आएगी वो बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आएगी, आप बोलोगे 17 एक्स रेज पावर 17, ये जो टर्म होगी वो मुझे एक्स रेज पावर 18 का कोफिशिएंट देगी। ठीक है, अब यहाँ 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 17 मतलब 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 आंसर। दिस इज द फर्स्ट आंसर कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसका एक्स क्यूब जो वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट होगा माइनस का 1। ठीक है, अब चाहिए मुझे एक्स रेज टू पावर -13, तो अब देखो गेम को वहीं लेके चलते हैं। एक्स रेज टू पावर -13 चाहिए, नीचे कितना है 15, ऊपर जाएगा तो एक्स रेज टू पावर -15 हो जाएगा ये। इसका मतलब इन दोनों से मुझे पावर 2 चाहिए, तो मैं बोल दूं कि इस पूरी टर्म से मुझे एक्स रेज टू पावर -13 का कोफिशिएंट चाहिए, या फिर जो न्यूमरेटर में टर्म लिखी हुई है यहां से मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। दोनों बातें एक ही, तो यहां से एक्स स्क्वायर निकालना है आपको, इसको मैंने अलग अलग लिख दिया यहाँ से, यानी यहां से एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहां से एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगी, आप बोलोगे सर 17c2 एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म होगी, बीच में साइन माइनस का और साथ में एक्स, यहां से मुझे सिर्फ एक एक्स चाहिए क्योंकि एक एक्स ऑलरेडी आया, तो 17c1 एक्स, बस एक्स की जगह 1 रख दो, वही मेरा कोफिशिएंट होगा। 17c2 का मतलब हुआ 17 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, माइनस 17c17 का मतलब होगा 17, 2 8 जम, ये आई थिंक 136, तो 136 माइनस 17। ठीक है, सो करो क्या मिलेगा, इट्स 9, ओके 12 11 119। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ द कोफिशिएंट, वो था -1, तो 119 -1 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 118। दैट्स माय फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन समझ में आया, आई थिंक कोफिशिएंट आसान है। नेक्स्ट देखो कि if the sum of mn 6cm plus 2 6cm plus 1 plus 6cm plus 2 is greater than 8c3, then and n minus 1 p3 ratio np3 is equal to 1:8, then np m plus 1 plus n plus 1 cm is equal to, भाई n और m की वैल्यू निकालो, बाकी काम हो जाएगा। ये दो कंडीशन की मैंने, एक ये कंडीशन एक ये कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन देखो इस ये वाली, अब ये प्रॉपर्टी लगेगी सीधी सीधी, ये है 6cm प्लस ट्वाइस ऑफ 6cm प्लस 1 लिखा हुआ, क्या मैं इसको 6cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 1 दो बार लिख दूं, ट्वाइस का मतलब यही है, बिल्कुल सही, प्लस 6cm प्लस 2 इज ग्रेटर देन 8c3। ठीक है भाई, सॉल्व करो, प्रॉपर्टी लग रही है NCR प्लस NCR प्लस 1, देखते ही मुझे याद आ गया, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 CR प्लस 1, लगा दो, तो ये एक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये 7cm प्लस 1 हो जाएगा, प्लस लास्ट के दोनों में फिर से वही प्रॉपर्टी, m प्लस 1 m प्लस 2 आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7cm प्लस 2, सी है ना भाई, हाँ। अब फिर से सेम प्रॉपर्टी लगेगी, 7 7 n सेम है, ये एक बढ़ रहा है, ये हो जाएगा 8cm प्लस 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 8c3, ये दिया हुआ। अब देखो यार, ये अगर आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा हुआ तो वो चीज़ आपको समझ में आई होगी कि अगर मैं सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूँ, आप भूल जाइए। ठीक है, तो अगर मैं 8 10 या कुछ भी लेता हूँ तो आपको ऑब्जर्व होगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर मैं ऐसे जाता हूँ कि 8c0 8c1 8c2 8c3 8c4, फिर आपका 8c5 होगा, 8c6 8c7 8c8, फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू सेम होती है, ऐसे ही सेकंड और सेकंड लास्ट की वैल्यू सेम होती है, ये वैल्यू सेम होती है, ये वैल्यू सेम होती है। ठीक है, और जो मिडिल टर्म है वो आपकी ग्रेटेस्ट टर्म होती है। ठीक है,
अगर यहीं पे नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन रहती तो दो ग्रेटेस्ट टर्म बन जाती, दोनों मिडिल वाली, ठीक है, तो दो मिडिल टर्म निकाल दो। ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम है। ये वैल्यू कुछ ऐसी रहेगी हमेशा कि 8 से 0 छोटा है इससे, ये इससे छोटा रहेगा, ये इससे छोटा रहेगा, ये इससे छोटा रहेगा। ये ग्रेटेस्ट टर्म है तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म जो है ना वो 8C4 है। तो 8C3 से बड़ी टर्म क्या होगी? 8C3 से बाकी तो सारी छोटी होगी इधर, 8C5 इसके इक्वल होगी और ये भी इससे छोटी होगी, 8C4 ही सिर्फ इससे बड़ी है। इसका मतलब क्लियरली मुझे दिख रहा है कि m+2 जो है वो 4 के इक्वल होना चाहिए, यानी m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जब m की वैल्यू 2 होगी तभी आपको ये वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी ये सेटिस्फाई हो सकता है, अदरवाइज ये होगी नहीं। सिंपल, क्लियर? ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही आना चाहिए और इसी से डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग। सेकंड है, आप डायरेक्टली ये देख सकते हो कि इनको ओपन कर लो भाई, इसको 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ऐसे सॉल्व करके वहां से निकाल लो, चाहे आपको तो m की 2 ही मिलेगी। सिंपल, क्लियर? ठीक है, सो अब इसको हटा देते हैं, आई थिंक समझ आगे की बात है। सो देखो अब यार नेक्स्ट चीज क्या है, सेकंड छोड़ो यार, इसको आगे कर लेते हैं। तो m की वैल्यू 2 आ गई, इसको याद रखेंगे। अब मुझे जो सेकंड कंडीशन गिवन है वहां से निकालनी है, यहां से n की वैल्यू चाहिए। तो n-1 p3 है, n-1 p3 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1/8। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? n की। सॉल्व कर लो बस, सिंपल सा है। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्व करते हैं। तो ऊपर हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा n-4 का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा? n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 का फैक्टोरियल। इससे ये पूरा कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 1/8। n-1 है तो इसको लिख देता हूँ n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट। n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 8 आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? बस n की वैल्यू 8 है, m की वैल्यू है 2 है, बस यहाँ पुट कर दो एंड ये विल गेट योर आंसर। तो मुझे क्या चाहिए? एक काम करें, इसको ऊपर लिख लेते हैं। मुझे चाहिए, ध्यान से देखो, मुझे ये चाहिए, तो ये मुझे चाहिए 8p2 + 1 दैट इज 3, 8p3 प्लस n इज 8 तो 9c2, इसकी वैल्यू चाहिए। 8p3 का मतलब 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 - 3 मतलब 5 का फैक्टोरियल, प्लस 9c2 का मतलब 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो 2 4 जा, ये तो हो गया 36, प्लस इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 56 इंटू 6, 36 कैरी 3 30 33 को ऐड कर दीजिए तो 372 आ जाएगा आई थिंक। सो दैट्स माई फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल ऑप्शन। सिर्फ कैलकुलेशन तैयार होगी। क्या बोला है कि लेट द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में, ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है इस एक्सपेंशन में x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट जो है वो है अल्फा r, समीशन अल्फा r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक इज इक्वल टू बीटा रेज टू पावर n माइनस गामा रेज टू पावर n, और अल्फा बीटा आपके नेचुरल नंबर है, तब मुझे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, सॉरी गामा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है, सिर्फ करना है यार, दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सॉल्व करो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले ये जो एक्सपेंशन गिवन है, लेट मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा एस है, एक्चुअली में है क्या? x+3 रेज टू पावर n-1, नेक्स्ट टर्म में एक पावर कम हुई, x+2 इंट्रोड्यूस हुआ, इसकी पावर एक कम हुई, इसकी पावर एक बढ़ी, एक एक पावर। तो अल्टीमेटली क्लियरली अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक जीपी है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं n-1 c0 n-1 c1 लगा देता तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाता, बट दिस इज ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज, सो इस जीपी के लिए ये जो जीपी है मेरी, इस जीपी की फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है x+3 रेज टू पावर n-1। अगर मैं आपसे बोलूँ कि r क्या होगा तो r सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, सो आई थिंक यू विल गेट x+3 रेज टू पावर n-2 into x+2, और इसको आप डिवाइड करेंगे किससे? x+3 रेज टू पावर n-1। ठीक है, क्लियरली जीपी है भाई, किसी को समझ में ना आए तो 2-3 टर्म के r निकाल के देख लेना।
ठीक है, वैसे भी क्लियरली दिख रहा है कि इस टर्म का एक एक पावर कम होती जाएगी और इस टर्म की एक एक पावर बढ़ती जाएगी, दैट्स इट। सो ये n-2 है, इसको ले जाओ नीचे, सो सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा 1, तो ये बन जाएगा x+3। तो जो r आया मेरा वो आया अल्टीमेटली x+2 डिवाइड बाई x+3, ये मिल गया मुझे r। फर्स्ट टर्म है, r है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिख रही है? नंबर ऑफ टर्म सर हम बात करते हैं कि अगर मैं x+2 वाली टर्म की बात करूं तो ये यहाँ पे x+2 की पावर क्या होगी, जीरो, जीरो से लेकर के इसकी पावर जा रही है n-1 तक, तो टोटल टर्म कितनी होगी? एक तो n-1 ये और एक जीरो वाली, मतलब टोटल n-1 + 1 मतलब n टर्म होगी। सिमिलरली आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसकी पावर n-1 से जीरो तक जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर n इक्वल टू n। सो नाउ आई नीड टू फाइंड s, s मीन्स सम ऑफ एस जीपी, फॉर्मूला आई थिंक सबको आता है, first term into r raised to power n-1 whole divided by r-n. Put the values and you will get your answer. The first term is, I can say x+3 whole raised to power n-1. r is x+2 divided by x+3. The number of term is n, so raised to power n-1 whole divided by x+2 x+3 -1. सिंपल, क्लियर, होप सो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको ऊपर ले चलते हैं, बस सिंप्लीफाई करना है तो मुझे, तो इसको फटाफट से सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ले लो पहले तो इसका। सो ये हो जाएगा x+3 रेज टू पावर n-1। अगर आप अंदर एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा x+2 रेज टू पावर n माइनस x+3 रेज टू पावर n, और इस पूरे के डिवाइड में ये आ गया आपका x+3 रेज टू पावर n। इसका जो एलसीएम था ये वाला, इसका एलसीएम लोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, यानी ये x+3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, x+2 माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसका एलसीएम लिया और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, बोले जाके सिंप्लीफाई करो, ये पावर n है, ये n-1 है और ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया n, तो मतलब इस पूरे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये, यहाँ से x उठ गया, -3 -2, ये बचेगा -1। अब ध्यान से देखो, सो ये क्या बचा मेरे पास, x प्लस, इस माइनस को अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बचा x+3 रेज टू पावर n माइनस x+2 रेज टू पावर n, तो ये मेरा s आ गया फाइनली। अब इस एक्सपेंशन में इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि x रेज टू पावर r, आई थिंक लेट्स चेक, इस कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r। तो अल्टीमेटली मेरा ये एक्सपेंशन था जो अब भाई ऐसा बन गया है, इसमें मुझे x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, निकाल सकते हो बिल्कुल सर, x+3 है, ठीक है, इसको 3 + x लिख लो चाहे, इसमें से x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, अब बोलोगे NCR। ठीक है, अब मैं इसको x+3 नहीं 3 + x की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 की पावर क्या आएगी, आप बोलोगे सर n-r, क्या आएगी n-r, और x की पावर क्या होगी r जो कि चाहिए, तो मैं सिर्फ कोफिशिएंट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो वो लिख सकते हो कि x रेज टू पावर, चलो लिख देता हूँ एक मिनट के लिए, r माइनस एज इट इज, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा NCR अगेन 2 रेज टू पावर n-r एंड x रेज टू पावर, आई कैन से दिस विल बिकम योर r। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे NCR 3 रेज टू पावर n-r माइनस, NCR को भी कॉमन ले सकते हैं, 2 रेज टू पावर n-r इनटू x रेज टू पावर r बाहर लिख दूँ, तो ये जो है मेरा दिस विल बी द कोफिशिएंट, ये मेरा आ गया कोफिशिएंट। ठीक है, सो अब आगे क्या बोला है, तो ये वैल्यू आपको किसकी आई है, अब ध्यान रहे ये अल्फा आर की वैल्यू आई है, ये अल्फा आर की वैल्यू। अब इसने फर्दर क्या बोला है उस चीज़ को ध्यान से देखो, आई थिंक ये मुझे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं थी यार, ओके लेट मी चेक। ठीक है, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, अल्फा आर बी द कोफिशिएंट, एंड फिर इसने बोला है कि समिशन ऑफ अल्फा आर, आर की वैल्यू 0 से लेकर के n तक, समिशन ऑफ अल्फा आर। ठीक है, तो एक काम करो, इसको कैंसिल, दिस इज नॉट वर्किंग यार, इसको मत लिखो, इसको ऐसे मत लिखो, ठीक कर सकते हो वैसे करना चाहो तो, बट ऐसे लिखना से आपका स्टेप बढ़ जाएगा। तो x रेज़ टू पावर r में डाल देता हूँ, तो ये कोफिशिएंट आया एक्चुअली मेरा, यानी ये मेरी अल्फा r की वैल्यू है। अब मुझे निकालना है समीशन ऑफ अल्फा r, जब r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक जाएगी, 0 से लेकर के n तक जाएगी। ठीक है, ये निकालना। सो देखो क्या आएगा, समीशन r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक, फिर से अल्फा r की वैल्यू क्या है ये। ठीक है, यानी मेरा है NCR
3 रेज टू पावर n माइनस आर माइनस एन सी आर 2 रेज टू पावर n माइनस आर। सो ये अल्टीमेटली अब समीशन है। समीशन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इनको अलग अलग कर सकते हो, यानी समीशन इसके साथ और इसके साथ अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। सो इट मीन्स आई कैन से दैट दिस इज द समीशन ऑफ आर की वैल्यू 0 से लेकर के n तक। इसको मैं लिख सकता हूँ एन सी आर 3 रेज टू पावर n माइनस आर माइनस समीशन ऑफ आर की वैल्यू 0 से लेकर के n तक एन सी आर 2 रेज टू पावर n माइनस आर। अब आप ध्यान से देखो कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म किस चीज़ की है, किस चीज़ की कॉम्पैक्ट फॉर्म हो रही है। अगर मैं इसको ओपन करने जाऊंगा तो एक्चुअली में मुझे क्या देगा, ये कुछ ऐसे देगा कि एन सी 0 3 रेज टू पावर n प्लस एन सी 1 आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट n तक जाएगी, एन सी 1 3 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस एन सी 2 3 रेज टू पावर n माइनस 2। ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाओगे, आप जाओगे एन सी एन 3 रेज टू पावर n माइनस n मतलब 0 तक। तो ये एक्चुअली में आपको क्या दिख रहा है सर, ये क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये जो है वो लिखा हुआ है 3 प्लस 1 रेज टू पावर n का एक्सपेंशन। यस और नो? बिल्कुल। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये क्या लिखा हुआ है 2 प्लस 1 रेज टू पावर n का एक्सपेंशन, यानी अल्टीमेटली ये 4 रेज टू पावर n प्लस माइनस 3 रेज टू पावर n लिखा हुआ है। और इसने इसी को बोला है कि ये बीटा रेज टू पावर n है माइनस ये गामा रेज टू पावर n है। देन वी नीड टू फाइंड द बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो बीटा क्या है, दैट इज 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो प्रोसीजर लंबा है इस क्वेश्चन में, मैं एग्री करता हूँ इसके साथ, बट क्वेश्चन आसान है। बस स्टेप टू स्टेप आपको करना है। सबसे पहला काम हमने किया कि जो एक्सपेंशन गिवन था ये एक जीपी थी, इस जीपी का हमने सम निकाला, सबसे पहला काम। वो जीपी का सम निकालने के बाद हम पहुंच गए यहाँ पे कुछ, ठीक है। फिर ये जो सम आया यहाँ से मैंने एक्स रेस्ट बार आर का कोफिशिएंट निकाला, वो निकाल लिया, इट्स ओके। वो निकालने के बाद उसका समीशन करना था, समीशन के अंदर रख दिया। और ये बस सिंपल सा बाइनोमियल कोफिशिएंट यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 3 प्लस 1 का एक्सपेंशन, दैट्स इट। तो इसको मैंने वापस से उसी की फॉर्म में लिख दिया एंड वी विल गेट द आंसर, दैट्स इट। तो सिंपल सा फंडा था, बट आई थिंक इसमें अच्छा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Oh, so that's the end of the class. 13 ही थे। सो अगर आप तक यहाँ तक पहुँचे हो तो मतलब आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर देना और मुझे बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए और क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है। सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, मैं आपके लिए कंटेंट इंप्रूव कर सकूं, आपकी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।